तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के सेकंड पार्ट धुरंधर 2 की, जिस मूवी का पूरा नाम है धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी दोनों ही प्योर सिनेमाज है और इसीलिए तो जहाँ धुरंधर 1 मूवी ने 1300 से भी ज्यादा करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं पर ही धुरंधर 2 की भी इतनी ज्यादा हाइप है कि इसने सिर्फ एडवांस बुकिंग में 250 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और इसीलिए अगर इसी स्पीड से मूवी चलती रही तो आने वाले टाइम में मूवी 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। बाकी दोस्तों, मूवी की स्टोरी और एक्शन सीन्स की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें धुरंधर 1 की तरह बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ ही धुरंधर 2 की स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर हम सभी ने धुरंधर 1 को खत्म होते हुए देखा था। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी धुरंधर द रिवेंज मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। बाकी दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक धुरंधर 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए इसमें धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी को जानते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक मिशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा बड़ा और सीक्रेट मिशन जिसे इंडिया ने प्लान किया है पाकिस्तान को इंटरनली वीक करने के लिए, एंड इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन धुरंधर। एंड इस मिशन धुरंधर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस रणवीर सिंह को चुनती है, जिसका मूवी के अंदर नाम होता है जसकीरत सिंह रंगी। और इसी जसकीरत सिंह रंगी को हमजा अली अंसारी की आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वो पाकिस्तान कंट्री को इंटरनली वीक और डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि फिर उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया को कभी भी कोई नुकसान न पहुंचा पाए। एंड इस मिशन धुरंधर के दौरान ही हमजा अली एक बलोच की पहचान लेकर पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी में एंटर करता है। एंड वहाँ पर पहले तो वहाँ के लोकल गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है और फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान से सारे इंटेलिजेंस इंडिया पहुँचाता है और साथ ही साथ इंडिया को नुकसान पहुँचाने वाले दुश्मनों का खात्मा भी करता है। और धुरंधर 1 मूवी के एंड में वो खात्मा करता है रहमान डकैत का, जिसके बाद वहीं पर ही धुरंधर 1 की स्टोरी एंड होती है एंड स्टार्टिंग होती है धुरंधर 2 की। सो इसीलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी को। धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है रणवीर सिंह से, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है जसकीरत सिंह रंगी। एंड मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की होती है। हम ये देखते हैं कि जसकीरत सिंह रंगी अपने परिवार के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गाँव में रहता था। एंड उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता एंड उसकी 2 बहनें थी और सभी लोग जसकीरत सिंह रंगी को प्यार से जस्सी कहते थे। इसके साथ ही जस्सी का एक दोस्त भी था और जस्सी के इस दोस्त का नाम था पिंडा। ये पिंडा जस्सी के बचपन का दोस्त था और वो जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता था। साथ ही साथ जस्सी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे एंड वो कुछ टाइम पहले ही आर्मी से रिटायर हुए थे। और रही बात जस्सी की, तो वो खुद भी आर्मी के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए वो आर्मी की ट्रेनिंग किया करता था। अब दोस्तों, जस्सी अपनी फैमिली और अपने दोस्त के साथ काफी ज्यादा खुश था। साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर भर्ती भी होने वाला था एंड अपने देश की सेवा करने वाला था। लेकिन दोस्तों, जस्सी जिस गाँव में रहता था उस गाँव में एक एमएलए भी रहता था और वो एमएलए होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था जो कि दूसरे लोगों की जमीनों को हड़प लिया करता था। और फिर ऐसे एक दिन उस गैंगस्टर एमएलए की जो नजर होती है वो जस्सी के फादर के एक छोटे से खेत के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जब जस्सी के फादर उसे वो खेत देने से मना कर देते हैं तब वो गैंगस्टर एमएलए जस्सी के फादर को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन्हें पेड़ से लटका के खत्म कर देता है। साथ ही साथ उस एमएलए के बहुत सारे गुंडे भी होते हैं जो लोग जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरा दुष्कर्म करते हैं। एंड दुष्कर्म करने के बाद वो जस्सी की बड़ी बहन को जान से मार देते हैं और छोटी बहन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब किस्मत से जस्सी उस टाइम पर अपने घर पर प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए जैसे वो घर वापस आता है वैसे वो ये सब कुछ जान के बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जस्सी ये डिसाइड करता है कि अब वो उस गैंगस्टर एमएलए एंड उसके गुंडों से अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा और उसके जिस छोटी बहन को वो लोग अगवा करके ले गए हैं उसे वापस लेकर आएगा। अब जस्सी के इस काम को पूरा करने के लिए जस्सी का दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में दोस्तों, पिंडा का जो फादर होता है वो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है और खुद नशा करने के साथ साथ वो गाँव में काफी सारी चरस वाली चीजें बेचता है, जैसे की चरस, अफीम, गांजा इत्यादि। और इन्हीं सारे धंधों से पिंडा का फादर पैसे भी कमाता है। अब पिंडा के फादर को ये सारी चीजें जो होती है वो यूपी के अंदर का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता है। और अब क्योंकि पिंडा भी उसके बारे में जानता था इसीलिए वो जस्सी को लेकर यूपी में सीधा आतिफ अहमद के पास जाता है और आतिफ अहमद से बहाने से AK-47 जैसी 2-3 बंदूकें खरीद लेता है। जिसके बाद ही जस्सी बंदूकों को लेता है और सीधा अपने गाँव आकर एमएलए के घर में घुसता है और बारी बारी करके पहले एमएलए को एंड उसके बाद उसके सारे गुंडों को मार देता है और वहाँ से अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही जस्सी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड कोर्ट के अंदर ये फैसला दिया जाता है कि अब क्योंकि जस्सी ने 12 से 13 लोगों की जान ली है इसीलिए उसे फांसी की सजा दी जाए। अब जस्सी को जैसी कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है वैसे उसे जल्दी से जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी मदर, बहन और अपने दोस्त से मिलता है
एंड वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, जिससे एज ऑफ कोर्स पिंडा प्यार भी करता था और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि वो उसकी मदर का भी ध्यान रखे। जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता न करे क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जस्सी को पास के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ही उस जेल से उसे निकालकर सीधा चंडीगढ़ की जेल में ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि जिस वैन से जस्सी को जेल ले जाया जा रहा होता है उसी वैन के ऊपर बहुत सारे गुंडे अटैक कर देते हैं एंड वो वहाँ पर काफी सारी फायरिंग करके वहाँ से जस्सी को उठाकर सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। अब इसके बाद ही जस्सी को एक दूर की खुफिया जगह पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्सी से मिलने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आते हैं एंड उनके साथ उनका एक ऑफिसर सुशांत बंसल भी होता है, जिसे आप सभी ने धुरंधर 1 में भी देखा है। अब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होने की वजह से जस्सी अजय सन्याल को जानता था क्योंकि एज ऑफ कोर्स जस्सी ने अजय सन्याल को न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा। यहाँ पर जस्सी अजय सन्याल से पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जो बात सुनकर अजय सन्याल उसे बताते हैं कि वो लोग जस्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किल्ड है और वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर शामिल होने वाला था, लेकिन फिर उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जस्सी को सब लोगों की जान लेनी पड़ी। आगे अजय सन्याल जस्सी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि ऐसा करने की वजह से अब तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अजय सन्याल जस्सी को ऑफर देते हैं कि वो जस्सी को फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी और हर वो काम करना होगा जो उससे अजय सन्याल करवाना चाहते हैं। अजय सन्याल जस्सी से कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और बहादुर है और ऐसे इंसान की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अजय सन्याल जस्सी से ये भी कहते हैं कि अगर जस्सी उन्हें हाँ कहता है तो फिर जस्सी को अपने परिवार की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जस्सी के उनका साथ देने के बाद सही वो उसके परिवार के अकाउंट में हर महीने 30,000 रूपए जमा करेंगे, जिससे कि जस्सी की मदर एंड उसकी बहन की फैमिली बहुत अच्छे से कट जाएगी। अब दोस्तों जस्सी ये जानता था कि बहुत ही जल्द उसे फांसी होने वाली है, साथ ही साथ उसके मरने के बाद उसके परिवार के ध्यान रखने वाले भी बहुत ही कम लोग बचेंगे। और अब क्योंकि जस्सी बहुत ही बड़ा देशभक्त था एंड उसे देश के लिए कुछ करना था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद से ये उसके लिए एक मौका हो सकता है एंड इसलिए जस्सी अजय सन्याल के इस ऑफर को हाँ बोल देता है और ये डिसाइड करता है कि वो देश के काम आएगा। अब दोस्तों इसके बाद ही जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जस्सी जैसे और भी कई सारे लोग होते हैं एंड उन सबको भी बिल्कुल वैसे ही चुना गया था जैसे जस्सी को चुना गया था एंड जस्सी के साथ साथ इन सारे लोगों को भी तैयार किया जाता है ताकि वो सब लोग देश के एसेट बनकर देश के काम आ सके। अब दोस्तों इसी एकेडमी के अंदर जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग होती है एंड इस ट्रेनिंग के अंदर उसे लड़ने के सारे तरीकों से लेकर सब्र बनाए रखना और सही मौके पर वार करना जैसी सारी चीजें सिखाई जाती है। एंड फिर इसके बाद जब जस्सी तैयार हो जाता है तब उसके बाद ही जस्सी को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए, और वो भी दोस्तों इसीलिए क्योंकि जस्सी अपनी पूरी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद ही अजय सन्याल जस्सी को एक नया नाम देते हैं जो नाम होता है हमजा अली अंसारी एंड फिर उसके बाद ही उसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर उसके सारे नेटवर्क के बारे में बताया जाता है और उसे ये भी समझाया जाता है कि उसे पाकिस्तान में जाकर किन लोगों से मिलना है, कौन लोग उसका साथ देंगे एंड उन्हें किन के खिलाफ काम करना है। साथ ही साथ जस्सी को, जो कि अब हमजा अली अंसारी बन चुका है, उसे अफगानिस्तान का एक झूठा पासपोर्ट दिया जाता है एंड उसे प्लेन में बिठाकर सीधा अफगानिस्तान भेजा जाता है, जिसके बाद ही जस्सी सीधा अफगानिस्तान के काबुल शहर में आता है एंड वहाँ पर आकर अपना हुलिया बदल के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दोस्तों हमजा अली अंसारी अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान आकर वो कैसे लियारी पहुँचता है, ये सारी चीजें हमने धुरंधर 1 में ऑलरेडी देखी हुई है। अब दोस्तों ये बैक स्टोरी भी खत्म होती है एंड हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में अपनी पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। वही आलम भाई जो कि उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है एंड इसी की जूस की दुकान पर हमजा सबसे पहले काम किया करता था। अब दोस्तों इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जिस टाइम पर धुरंधर 1 मूवी का एंड हुआ था, और धुरंधर 1 मूवी की एंडिंग लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के मरने से हुई थी। इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सन्याल भी जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और हमजा अली अंसारी ने सक्सेसफुली रहमान डकैत को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत के मरने की वजह से लियारी शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा शोक मनाया जाता है। लियारी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को जमीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उजैर बलोच, अपना हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास के सारे लोग होते हैं एंड यहाँ पर सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों लियारी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लियारी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एसपी चौधरी आता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जान पहचान काफी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान
रहमान डकैत को क्यों मार दिया। अब दोस्तों आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फर्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से पूछता है कि आखिरकार उसे रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को ही बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया। अब दोस्तों बड़े साहब का नाम सुनकर आप सभी नोटिस कर पाएंगे कि ये जो बड़े साहब है, इस नाम को धुरंधर 1 मूवी के अंदर भी कई बार मेंशन किया गया था, स्पेशली मेजर इकबाल के मुंह से। लेकिन धुरंधर 1 में हमें बताया नहीं गया था कि बड़े साहब कौन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर यानी कि धुरंधर 2 में हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये बड़े साहब है कौन। लेकिन बड़े साहब को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसे ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे ही मेजर इकबाल उसे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया है। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है जिसका नाम नूरा है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर कब्जा मारा हुआ था एंड उसे डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और मैंने रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला लिया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसे ये बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत न करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। अब दोस्तों जहाँ इस तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं पर ही रहमान डकैत की गैंग के अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था, स्पेशली रहमान डकैत के सबसे खास उजैर बलोच के अंदर, क्योंकि उजैर बलोच न सिर्फ रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था, बल्कि वो रहमान डकैत की बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था और इसीलिए रहमान डकैत के मरने का उसे सबसे ज्यादा गुस्सा था। उजैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर ही अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उजैर बलोच को ये बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई तक पहुँच ही नहीं सकता था, लेकिन वो रहमान भाई तक पहुँचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बताई थी। और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि दोस्तों लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बना फिर रहा है। अब हमजा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उजैर बलोच उससे भी जानता था और वो भी यहाँ पर उजैर से ये कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था। बट दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है जो कि काफी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था और इस टाइम पर ये आदमी हमजा के साथ मिलकर उजैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उजैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं एंड इसीलिए वो लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते, लेकिन हाँ उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए एंड उससे बदला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनाता है, जिसके बाद उजैर बलोच जैसी लीडर बनता है वैसे वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है और बारी बारी करके वो न सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मारते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो ये समझ आता है कि बहुत ही जल्द उजैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फोन करता है एंड उसके कॉन्टेक्ट में आकर उसे कहता है कि जमील जमाली उसे किसी भी तरह से उजैर बलोच से बचा ले। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता न करे क्योंकि वो उसे लियारी और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, जिसके बाद वो सेफ रहेगा। ये बात सुनकर अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों जमील जमाली उजैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है, इसलिए जैसे अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उजैर बलोच, हमजा एंड उनकी गैंग के सारे लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि न सिर्फ वहाँ पर अरशद पप्पू को पकड़ के पहले बहुत बुरी तरह से मारते हैं बल्कि उसके बाद ही वो लोग उसे कार में बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं एंड देन उसके बाद ही उजैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर न सिर्फ अरशद पप्पू को खत्म करता है बल्कि वो उसके हेड के साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन दोस्तों हमजा यहाँ पर भी फायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चे सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब होने की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, इसीलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर वो आईएसआई के मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है और यहाँ पर आकर वो जमील जमाली से सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का एमपी है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वो लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे और उन सबको टेररिस्ट साबित कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था एंड उसकी पार्टी ने लियारी सिटी में मेजोरिटी में वोट्स भी लिए थे। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देता है कि इस टाइम
टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उजैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अब क्योंकि रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसीलिए अगर उजैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग आग बबूला हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसीलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो उजैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग जेल के अंदर उजैर को मरवा देंगे, जिससे सारा मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज को एक्जीक्यूट करने के लिए उजैर के ऊपर ATA का केस लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट। आसान भाषा में कहे तो सरकार के द्वारा उजैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाता है ताकि वो लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सके एंड जेल में डाल सके। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ISI के मेजर इकबाल और SP चौधरी से सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफी ज्यादा गुस्सा है और उजैर बलोच के कांड के बाद उससे काफी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग एक मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे। जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले उन्हीं चीजों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नजर उजैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद ही SP चौधरी ऐसा ही करता है एंड वो मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाता है और उन्हें गोली से मार के खत्म कर देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि ये चारों स्टूडेंट्स असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ऐसा होने के बाद ही हम लोग भी ये देखते हैं कि सभी लोगों की नजर इसी केस के ऊपर पड़ जाती है और न्यूज चैनल्स के अंदर भी सिर्फ यही बातचीत चलती है। इधर दूसरी तरफ लियारी में उजैर बलोच और हमजा को जैसे ये पता लगता है कि उजैर बलोच के ऊपर ATA एक्ट लगाए, वैसे हमजा उजैर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उजैर ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और वह SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन हमजा उजैर बलोच को ये समझाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो फिर से बदला ले सकता है, लेकिन अगर ATA एक्ट के तहत उसे उठा लिया गया तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उजैर मान जाता है, जिसके बाद ही हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेज देता है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि उजैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसीलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उजैर को फंसाते हैं और वो उजैर के दुबई पहुंचने से पहले वहाँ की अथॉरिटीज को ये बता देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान के एक टेररिस्ट है जो कि वहाँ पर छुपने जा रहा है। जिसके बाद ही उजैर बलोच जैसे दुबई एयरपोर्ट पहुँचता है वैसे उसे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसे फिर से पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि उजैर को ATA एक्ट के तहत पाकिस्तान की जेल में डाला जा सके। अब इधर लियारी में हमजा के आगे के सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत गैंग से उसके ऊपर जो भी लोग थे यानी कि रहमान डकैत और उजैर बलोच, अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके हैं। इसलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी रहमान डकैत गैंग का लीडर बनता है और पूरे गैंग को लीड करता है। और इस तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है। और दोस्तों जैसा कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची पर और जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। और इसीलिए दोस्तों हमजा के लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खन्नानी ब्रदर से मिलता है एंड उन दोनों से मिलकर हमजा उन दोनों को ये बताता है कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जवारी, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जवारी को उन लोगों की जरूरत भी बस इस बार के इलेक्शन जीतने तक की है, इसलिए इलेक्शन जीतते ही जवारी उन सबके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जवारी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए इस बार के इलेक्शंस में जवारी की हार होगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगी। एंड इसलिए हमजा जमील जमाली और खन्नानी को ये कहता है कि अब उन लोगों को अपोजिशन का साथ देना होगा क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की होगी। अब हमजा के कहने पर जमील जमाली और खन्नानी दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं और अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है नवाब शफीक एंड उसके साथ हाथ मिलाकर वो सारे एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वही लोग जीतते हैं और रही बात जवारी की तो उसकी इस बार हार हो जाती है। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बाद हम ISI के मेजर इकबाल से मिलते हैं एंड हमें मेजर इकबाल की बैक स्टोरी दिखती है और उसके फैमिली के बारे में बताया जाता है। हम मेजर इकबाल का घर देखते हैं जहाँ पर उसके घर के अंदर मेजर इकबाल के साथ उसकी वाइफ, उसके एक बेटी जो कि मेंटली इल होती है एंड साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता है। हम ये जानते हैं कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर भी लड़ी थी। लेकिन दोस्तों हम इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है एंड वो भी मेंटली इल है और इसी रीजन की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। साथ ही साथ वो उसकी वाइफ को एंड उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा बोलता है। इवन जब मेजर इकबाल की मदर जिंदा थी तब उसका फादर उसे भी बहुत ही गंदा गंदा और उल्टा बोला करता था। यहाँ तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता है एंड खुद को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानता है जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत ही दिलवा दी थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता है, इसीलिए वो अपनी फादर की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता है। इधर दूसरी तरफ हम
लियारी में हमजा को देखते हैं, जो कि अब न सिर्फ पूरे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, बल्कि अब क्योंकि उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीती थी, इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उसका काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर इसके बाद ही हमजा अपनी गैंग के साथ सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ जाकर मिलता है शिरानी साहब से, जो कि बलूचिस्तान के बलोच रेबल्स का लीडर है। और यहाँ पर आने के बाद ये शिरानी साहब हमजा अली अंसारी को भी शेर बलोच का खिताब देता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी वही सीन रिक्रिएट होता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत के साथ हुआ था। इवन दोस्तों यहाँ पर हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजता है एंड सारे सीन्स लगभग काफी सिमिलर होते हैं। और इस पूरे सीन के जरिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलोच रेबल्स का पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही गलत करती है। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले SP चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिन 4 लड़कों को टेररिस्ट घोषित करके मार दिया था, उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के थे एंड एक लड़का तो बलूच रेबल्स के लीडर शिरानी का पोता भी था, जिस वजह से बलूच रेबल्स और शिरानी के मन में बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन यहाँ पर हमजा शिरानी और सारे बलूच रेबल्स को अपना सपोर्ट देता है एंड वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह से वो लोग उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल वैसे वो भी उनके साथ खड़ा है। बाकी दोस्तों इन सब के साथ ही हम मूवी में हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखते हैं, जहाँ पर हमजा अपनी वाइफ यलीना के साथ काफी ज्यादा खुश होता है एंड कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है। इसके साथ ही हमजा एक नया घर भी लेता है, जिस नए घर में उसकी फैमिली काफी खुश रहती है। अब दोस्तों इसके बाद ही मेजर इकबाल हमजा को मिलने बुलाता है एंड फिर वो हमजा और खन्नानी को अपने साथ लेकर सीधा बड़े साहब के पास चलने के लिए कहता है। बड़े साहब का नाम सुन के हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिरकार ये बड़े साहब है कौन, जो सुनकर मेजर इकबाल उसे बताता है कि आज वो उसे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वो लोग एक बहुत ही आलीशान बंगले में जाते हैं, जहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। और दोस्तों हमें पता लगता है कि ये बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस स्टाइलिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। इवन मेजर इकबाल और खन्नानी ब्रदर्स भी प्राइमरली उसी के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इन सबसे बातचीत कर रहा है, जिसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दाऊद इब्राहिम खन्नानी ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर बहुत सारे फेक नोट्स भिजवाने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जिन इलेक्शंस में उनकी मर्जी की पार्टीज को जितवाने के लिए 2 कंसाइनमेंट्स के अंदर नकली नोटों को वहाँ पर भेजा जाएगा। पहले कंसाइनमेंट के अंदर 11,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और दूसरे कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए। और इस तरीके से न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, बल्कि यूपी के अंदर भी फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो ये भी कहता है कि वो लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में चरस, गांजा और ऐसी चीजों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें इंडिया में न सिर्फ बहुत महंगे दामों में बिकेंगी, जिससे न सिर्फ उनके पास पैसा आएगा, बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वो लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस गांजे वाली डीलिंग है वो खुद ये करेगा और इंडिया तक ये पूरा कंसाइनमेंट पहुँचा कराएगा। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और इसलिए वो ये सारी चीजें इंडिया पहुँचाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते हमजा को हाँ बोलनी पड़ती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर हमजा मना करेगा तो शायद से हो सकता है कि वो लोग उसे इन सारी चीजों से बाहर कर दे, जिसके बाद हमजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ही चरस, गांजा और बाकी सारी इलीगल चीजों को सप्लाई करने के लिए इंडिया के पाकिस्तान से 2-3 डीलर्स आते हैं, जो कि बेसिकली भी पाकिस्तान से सारे सामान लेकर जाएंगे और उन्हें इंडिया में सप्लाई करके बेचेंगे। अब ये डीलर्स जैसी हमजा ISI के मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलने आता है, वैसे हमजा ये नोटिस करता है कि उन 3-4 डीलर्स के बीच उसका दोस्त पिंडा भी है, वही पिंडा जो कि उसके बचपन का दोस्त था एंड उसी पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी करी थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जस्सी है। अब इसके बाद ही वो लोग जिस डील को पूरा करना होते हैं वो लोग उस डील को पूरा करते हैं, लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा एंड उसके साथी उन लोगों से पार्टी मांगते हैं एंड वो मेजर इकबाल से कहते हैं कि वो लोग उनकी खातिरदारी करें, जिन पर मेजर इकबाल उनसे कहता है कि उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, लेकिन हमजा उन सबको पार्टी देगा। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। उस पार्टी के अंदर वो SP चौधरी एंड बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है एंड उस पार्टी में पिंडा बहुत सारे नशे करता है, क्योंकि पिंडा खुद भी एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है। अब पिंडा बहुत ज्यादा नशे में आ जाता है एंड इसीलिए वो हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन अब क्योंकि वो नशे में, इसलिए हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाए। इसके बाद ही हमजा पिंडा को लेकर वॉशरूम आता है एंड वॉशरूम आने के बाद ही पिंडा उससे कहता है कि वो जानता है कि वो हमजा नहीं बल्कि असल में उसका दोस्त जस्सी है। ये बात सुनकर हमजा शॉक हो जाता है कि पिंडा ने भी उसे पहचान लिया था, लेकिन इसके आगे हमजा उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ये सारी बातें उसे एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन पिंडा हमजा की कोई बात नहीं सुनता है एंड वो चिल्लाते हुए हमजा से कहने लगता है कि वो बाहर जाकर सबको ये बता देगा कि हमजा असल में इंडिया का एक एजेंट है। ये बात सुनकर हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब पिंडा क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए उसे हमजा के रूप में कोई
शैतान जैसा दिखने लगता है और इसीलिए वो इधर उधर हाथ पर मारने लगता है, जिस वजह से हमजा के हाथों धोखे से पिंडा की जान चली जाती है। अब अगर ये वाली बात बाहर सबको पता लग जाए कि हमजा ने पिंडा को मार दिया है, तब हो ना हो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन फिर किस्मत से आलम भाई वहाँ पर आ जाता है और वो वॉशरूम के अंदर हमजा से मिलता है। वो ये सारी बात जान के हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड वो हमजा से कहता है कि ये इल्जाम वो अपने सर पे लेगा, ताकि बाहर जब सबको पता लगेगा कि वो एक इंडिया का एजेंट है, तब वो लोग सिर्फ उसे ही मारेंगे। हमजा तब भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमजा का इस मिशन के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और रही बात आलम भाई की, तो वो इल्जाम अपने सर पे लेगा एंड सबको ये बोलेगा कि पिंडा को उसने मारा है। और फिर ये बोलकर वो हमजा को वहाँ से बाहर निकाल देता है एंड अपने सर पर कई सारे जख्म बना लेता है, ताकि सबको ये लगे कि पिंडा से आलम भाई की लड़ाई हुई है। इसके कुछ टाइम बाद ही पिंडा के साथी वॉशरूम आते हैं एंड वो लोग आलम भाई को पिंडा का कातिल समझते हैं। जिसके बाद ही पिंडा के सारे साथी एसपी चौधरी और इवन एसपी चौधरी के साथ के ऑफिसर्स सभी मिलकर आलम भाई को पकड़ लेते हैं और इंडिया के एजेंट होने की वजह से उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं और इंडिया के एजेंट होने की वजह से उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, ताकि वो सबको सच बताए। लेकिन इसी बीच हमजा दारू पी लेता है और वो शराब पीकर सीधा वॉशरूम आता है और वहाँ पर आकर आलम भाई को गोली मार के जान से मार देता है। ये देखकर जब एसपी चौधरी के ऑफिसर्स हमजा से पूछते हैं कि आखिरकार उसने इस इंडियन एजेंट को क्यों मार दिया, तब वो नशे में चिल्लाते हुए ये बोल देता है कि कोई हमजा अली मजारी के घर में घुस के ये सब करे और उसके मेहमानों को जान से मारे, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे दोस्तों, यहाँ पर हमजा ने आलम भाई को इसीलिए गोली मार दी होती है क्योंकि वो ये जानता था कि अगर ये ऑफिसर्स आलम भाई को उठा के ले गए तो इंडियन एजेंट होने की वजह से वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे एंड उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे एंड इसी वजह से हमजा ने उन्हें आसान मौत दे दी। अब दोस्तों, हमजा के ये करने की वजह से एसपी चौधरी को उस पर शक होता है एंड वो बाहर आकर अपने ऑफिसर से ये बोलता है कि हमजा ने जो रीजन देकर आलम को गोली मारी वो रीजन जस्टिफाई नहीं है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये बात बाहर आ चुकी है कि आलम भाई एक इंडियन एजेंट था और हमजा उसकी दुकान पर काम किया करता था, इसलिए एसपी चौधरी उस पर पूरा डाउट करता है एंड एसपी चौधरी और उसके ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हो ना हो हमजा भी इंडियन एजेंट है और इसीलिए वो लोग उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। लेकिन एसपी चौधरी को बात करते हुए हमजा की वाइफ यलीना सुन लेती है, जिस वजह से उसे भी अपने पति हमजा पर डाउट होता है एंड इसीलिए वो अपने रूम में आती है और हमजा के बैग की तलाशी लेती है, जिस बैग के अंदर उसे हमजा की एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिसे या तो उसने मार दिया है या फिर मारने वाला है। जिसके बाद ये सब देखते ही वो भी ये जान जाती है कि हमजा सही में एक इंडियन एजेंट है। अब इसके बाद हमजा जैसे घर आता है वैसे उसकी वाइफ उससे सवाल करती है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। जो बात सुनकर हमजा उसे सारी सच्चाई बताता है एंड वो उसे समझाते हुए कहता है कि ये बात तो सच है कि वो एक इंडियन एजेंट है, लेकिन उसने यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो लोग एक टेररिस्ट थे और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। और ऐसे लोग न सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक है बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उन सब लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये बात सुनकर हमजा की वाइफ मान जाती है एंड वो उसका साथ देने लगती है। अब दोस्तों, हमजा ये बात तो जान चुका था कि एसपी चौधरी को उस पर डाउट हो गया है और इसीलिए हो ना हो आने वाले टाइम में वो उसके बारे में जान जाएगा, जिसके बाद ही हमजा का प्लान फेल हो सकता है। और अब इसीलिए हमजा ये प्लान करता है कि उसे जल्द से जल्द एसपी चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। अब इसी बीच हम ये देखते हैं कि उजैर को दुबई से इंटेरोगेट करने के बाद पाकिस्तान लाया जा रहा होता है और पाकिस्तान लाकर उसे सीधा पाकिस्तान की जेल में डाला जाएगा और ये काम सक्सेसफुल हो इसकी जिम्मेदारी होती है एसपी चौधरी की, क्योंकि अब उसे एयरपोर्ट से उजैर बलोच को उठाना होता है और उसे जेल तक लाना होता है। लेकिन अब हमजा इसी बात का फायदा उठाता है एंड वो सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी साहब से मिलता है और वो शिरानी से बोलता है कि उन्हें मिलकर एसपी चौधरी का खात्मा करना होगा, क्योंकि एसपी चौधरी ने पहले रहमान भाई को मारा, देन उसके बाद शिरानी के नाती को मारा और अब वो उजैर बलोच को मारने वाला है। साथ ही साथ वो अब तक बहुत सारे बलोचों को मार चुका है और आने वाले टाइम में बहुत से बलोचों को मारेगा भी, इसलिए उन सबको मिलकर एसपी चौधरी को रास्ते से हटा देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे एसपी चौधरी को खत्म करेंगे। हालांकि इस बात की खबर इधर एसपी चौधरी को मिल जाती है कि हमजा इस टाइम पर बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी से मिलने गया है और फिर इसीलिए एसपी चौधरी हमजा के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा का प्लान इतना बढ़िया होता है कि वो एसपी चौधरी के सब कुछ करने के बाद भी उसे खत्म करवाई देता है, क्योंकि एसपी चौधरी जिस कार से जाता है वो उस कार के पीछे एक दूसरी कार को भेजता है जिस कार के अंदर बहुत सारा RDX और बॉम्ब होते हैं एंड उस कार से वो एसपी चौधरी की कार को टकरा देता है, जिस ब्लास्ट में एसपी चौधरी खत्म हो जाता है। इधर दूसरी तरफ उजैर को सक्सेसफुली एयरपोर्ट से सीधा जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कोर्ट उजैर बलोच को 12 साल की जेल देती है। जेल में हमजा उजैर से मिलने जाता है एंड वो उजैर से कहता है कि वो उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो जब तक जेल के अंदर है वो तब तक जेल में उसे सारी फैसिलिटीज दिलवाएगा, जैसे कि AC, TV, सोफा, बढ़िया बढ़िया खाना और ऐसी चीजें। अब दोस्तों, इसके बाद ही हमजा दुबई जाता है, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग करने के लिए एंड इस मीटिंग के अंदर हमें पता लगता है कि ये मीटिंग हमजा अजय सन्याल और सुशांत बंसल से करने आया है। यहाँ पर हमजा को पाकिस्तान में जो भी इंटेल मिली होती है वो सारी इंटेल वो उन्हें बताता है एंड वो उनसे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग मिलकर इंडिया में फेक नोटों की करेंसी भेज रहे हैं, जिनमें से 11,000 करोड़ इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वो भी नेपाल के जरिए, और बाकी 60,000 करोड़ इंडिया में एंटर होने वाले हैं। और ये सारा का सारा पैसा यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद के बनाए हुए नेटवर्क से किया जा रहा है। अब इस मीटिंग के बाद
हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और अजय सन्याल अपने ऑफिसर के साथ सीधा इंडिया जाते हैं और 60,000 करोड़ के नकली नोटों को आने से रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन पैसों को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में इंडिया में लाया जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसके लिए अजय सन्याल एक प्लान बनाते हैं एंड वो होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि इंडिया के सारे नोट्स को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया जाए। और फिर इस फैसले के साथ ही पीएम मोदी डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो 11,000 करोड़ इंडिया में आए थे और जो 60,000 करोड़ इंडिया में आने वाले थे, वो सारे के सारे नोट कागज बन के रह जाते हैं। और पाकिस्तान एंड ISI उन पैसों का इस्तेमाल करके इंडिया में जो भी गलत काम करवाने वाले थे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म अटैक्स, वो सारे के सारे रुक जाते हैं। अब ये सब होने से पाकिस्तान में कई लोगों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है खन्नानी का, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाकर 60,000 करोड़ के नकली नोट छपवा दिए थे, जो अब उसके सामने सिर्फ कागज से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। इस वजह से परेशान होकर खन्नानी ISI के मेजर इकबाल से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। जिसके बाद वो फोन करता है हमजा को एंड ये सुनकर हमजा उसे मिलने आता है और हमजा खन्नानी से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन मदद करने के लिए वो खन्नानी को लेकर सीधा छत पे आता है और उसे छत से धक्का देकर जान से मार देता है। और इस तरीके से वो भारत के एक और दुश्मन को खत्म करता है। इधर हमजा ये इंटेल भी दे देता है कि इंडिया के अंदर ये सारे गलत नेटवर्क तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद जिंदा है। और फिर अजय सन्याल को जैसे इस बारे में पता लगता है, वैसे ही वो आतिफ अहमद को मरवाने का प्लान करते हैं, जिसमें कि कुछ गनमैन द्वारा आतिफ अहमद को मरवा दिया जाता है। इसके साथ ही अजय सन्याल हमजा अली अंसारी को फ्री हैंड देते हैं एंड वो हमजा से कहते हैं कि अब वो लोग पूरी तरह से तैयार है, इसलिए हमजा को अब जो करना है वो उसे अपने तरीके से कर सकता है और इंडिया के दुश्मनों को जैसे खत्म करना है वैसे खत्म कर सकता है। एंड अब इसीलिए उसका सिर्फ यही काम है कि वो इंडिया के दुश्मनों का खात्मा करे। इसके बाद हमजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। और अब क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था एंड उसके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इंडिया के खिलाफ जितने भी टेररिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो कि इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या फिर उन्होंने कभी न कभी इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, हमजा बारी बारी करके उन सारे टेररिस्टों को खत्म करवा देता है। लेकिन दोस्तों, इस सबके पीछे हम ये देखते हैं कि SP चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर एक ऑफिसर होता है जिसे SP चौधरी के साथ ही हमजा पर शक था और इसीलिए वो हमजा के बारे में जानने के लिए सीधा हमजा के घर जाता है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर हमजा अपने घर पर नहीं था। एंड वो उसके घर में घुसकर पहले तो हमजा के घर के गार्ड्स को बंदी बनाता है एंड देन उसके बाद हमजा की वाइफ एंड उसके बच्चे को पकड़ लेता है। इसके बाद वो हमजा की वाइफ यलीना को डराता धमकाता है कि वो उसके बेटे को जान से मार देगा अगर यलीना उसे हमजा के बारे में सब कुछ सच नहीं बताएगी तो। और अब क्योंकि अपने बेटे के लिए यलीना डर जाती है, इसीलिए वो उसे हमजा के बारे में सब कुछ सच बता देती है। एंड जब वो पूछता है कि क्या हमजा एक इंडियन स्पाई है, तब यलीना हाँ कर देती है एंड वो कहती है कि हाँ ये सच है। अब ये बात जानते हुए ऑफिसर हमजा को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकालता है, लेकिन साथ ही साथ वो ISI के मेजर इकबाल को भी इन्फॉर्म कर देता है एंड वो उसे बता देता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीजें हमजा कर रहा है या फिर करवा रहा है। ये बात जानते ही मेजर इकबाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हमजा ने धीरे धीरे करके मेजर इकबाल का ट्रस्ट जीत लिया था और मेजर इकबाल को हमजा पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन आज हमजा की सच्चाई जानकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्से में आकर मेजर इकबाल जब अपने घर आता है, तब उसका फादर उस पर चिल्लाने लगता है और वो हमेशा की तरह उसे उल्टी सीधी बातें बोलता है। लेकिन आज के दिन गुस्सा आकर मेजर इकबाल अपने फादर को ही पानी में डुबाकर मार देता है। साथ ही साथ मरने से पहले वो अपने फादर से ये भी कहता है कि वो उसे अपने वीरता की जो झूठी कहानी सुनाता है वो उसके बारे में सबको जानता है। वो जानता है कि उसका फादर कोई बहादुर ऑफिसर नहीं बल्कि एक डरपोक था, जिसने की 1971 की वॉर में इंडिया के सामने घुटने टेक दे रहे और पाकिस्तान की मुखबरी करके बहुत सारे सोल्जर्स को मरवाया भी था। एंड फिर ये सब बोलकर वो अपने फादर को पानी में डुबा के जान से मार देता है। इसके बाद ये मेजर इकबाल ये ठान लेता है कि अब वो हमजा को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए वो हमजा को बहुत सारे वेपन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उन सारे वेपन्स को सप्लाई करने के लिए उसे एक मॉस्क के अंदर बुलाता है। हमजा जब वहाँ पर वेपन सप्लाई करने जाता है, तब मेजर इकबाल उसे अपने पास अकेला बिठाता है एंड सारे के सारे वेपन्स को उसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में भिजवा देता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे टेररिस्ट थे और ये वो टेररिस्ट थे जो कि आने वाले टाइम में इंडिया पर अटैक करने वाले थे। अब इसके बाद ही मेजर इकबाल यहाँ पर हमजा की पीठ पर चाकू मारता है एंड वो 2-3 बार उसे स्टैब करते हुए उसे कहता है कि अब वो ये जान चुका है कि वो इंडिया का एजेंट है और इसीलिए हमजा ने अब तक जो भी किया है वो उससे उन सारी चीजों का बदला लेगा। अब दोस्तों, पहली बार देखने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हमजा फंस चुका है और शायद से अब उसकी जान जाने वाली है। लेकिन फिर यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है जिससे कि हमें पता लगता है कि एक्चुअली में हमजा इन सारी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर था और इसीलिए उसने सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी थी। फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमजा यहाँ पर आने से पहले सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी से मिलने जाता है और अब क्योंकि ISI वाले बलोच रेबल्स को मारते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमजा शिरानी से कहता
है कि अब बलोच रेबल्स नहीं मरेंगे और न ही किसी बलोच की जान जाएगी, क्योंकि अब बलोच रेबल्स मिलकर सारे के सारे ISI वालों पर एंड उनके सारे आतंकवादियों पर हमला करेंगे और एक ही बार में उन सबका खात्मा करेंगे। और ये चीज करने के लिए हमजा ने शिरानी एंड उसके सारे बलोच रेबल्स को उसी मॉस्क के बाहर सोल्जर्स की ड्रेस में बुलाया था, ताकि सोल्जर्स की ड्रेस में आने की वजह से उन पर कोई भी शक न करे और वो आराम से फायरिंग कर सके। इसके साथ ही दोस्तों हमजा ने जो भी सारे वेपन्स के सप्लाई दिए थे, उन सारे बॉक्सेस के अंदर उसने वेपन्स के साथ साथ वहाँ पर टाइम बॉम्ब से फिट कर रखे थे और इन सारे टाइम बॉम्ब का जो बटन है वो हमजा ने अपने साथी के हाथों में दिया था। इसीलिए इसी मॉस्क के बाहर हमजा का जो साथी खड़ा होता है वो बटन दबा के सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि मॉस्क की वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अंदर के बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर हमजा, मेजर इकबाल एंड मेजर इकबाल के 2 साथी बच जाते हैं, लेकिन इन तीनों से हमजा फाइट करता है और वो पहले तो मेजर इकबाल के दोनों साथियों को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी फाइट मेजर इकबाल से होती है। इधर इतने में बाहर की तरफ हम ये देखते हैं कि शिरानी अपने सारे बलोच रेबल्स के साथ वहाँ पर पहुँचता है और वो बाहर मौजूद सारे टेररिस्टों पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर ISI के भी जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सब पर भी फायरिंग कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन सबको भी खत्म करने लगते हैं। इधर मेजर इकबाल और हमजा की भी 1-on-1 फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के अंदर हमजा मेजर इकबाल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से मेजर इकबाल उससे बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर आकर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के अंदर पहले तो मेजर इकबाल हमजा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में हमजा मेजर इकबाल के दोनों पैरों को डैमेज कर देता है एंड देन उसके बाद वो पास में खड़ी एक ट्रेन को देखता है, जिस ट्रेन के डब्बों में केरोसिन का ऑयल भरा होता है और फिर इसीलिए हमजा मेजर इकबाल को जंजीर से बांधता है और उसे उठाकर सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है एंड देन वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और मेजर इकबाल को उसके अंदर डाल देता है एंड देन उसके बाद हमजा उस कंटेनर से दूर हो जाता है और अपनी लाइटर से उस केरोसिन ऑयल के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि केरोसिन ऑयल से भरा वो पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और उस कंटेनर में मौजूद मेजर इकबाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि SP चौधरी के साथ के टास्क फोर्स ऑफिसर्स ने हमजा के खिलाफ वारंट निकलवा दिया था, क्योंकि वो लोग ये जान चुके थे कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, इसीलिए वो लोग सीधा हमजा के पास पहुंचते हैं एंड वो लोग हमजा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ही हमजा को मार पीट के उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ताकि हमजा किसी तरह से उन सबको ये बता दे कि उसने इंडिया को अब तक कौन कौन सी इंटेल दी है। लेकिन हमजा पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है, ये खबर जल्दी से कोई इंडिया में अजय सन्याल को दे देता है। हालांकि ये खबर कौन देता है वो आपको आगे पता लगेगा, लेकिन इंडिया में जैसे अजय सन्याल को पता लगता है कि उनका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हमजा अली अंसारी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वैसे वो जल्दी से ISI के चीफ को फोन करते हैं, जो कि एक्चुअल में इस टाइम पर हमजा के सामने प्रेजेंट होता है और वो हमजा का टॉर्चर देख रहा होता है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो ISI का डायरेक्टर होता है उसका नाम होता है शमशद हसन, और उसे जैसे अजय सन्याल का फोन आता है वैसे वो उन्हें बताता है कि हमजा पकड़ा जा चुका है। लेकिन अजय सन्याल उससे कहता है कि वो लोग हमजा को जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि अगर उन्होंने हमजा को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात लीक कर देंगे। अब असल में दोस्तों ये जो ISI के डायरेक्टर होता है यानी कि शमशद हसन, इसने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो खबरें होती है वो लंदन में जाकर इजरायलियों के साथ मीटिंग करके उन्हें लीक कर दी थी, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। लेकिन इसराइल ने इस बारे में इंडिया को बताया था और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को प्रूफ्स भी दिए थे, और इसीलिए उन्हें सारे प्रूफ्स की कुछ फोटोज और वीडियोस अजय सन्याल शमशद हसन को भेजता है, जो फोटोज वीडियोस देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर अजय सन्याल ने इन सारी बातों को पाकिस्तान में लीक कर दिया तो पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को मार देंगे। और इसीलिए ISI का डायरेक्टर शमशद हसन अजय सन्याल की बात मान लेता है एंड वो हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इस बारे में पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, इसीलिए हमें किसी न किसी को तो पकड़ के दिखाना ही होगा कि वो इंडिया के एजेंट है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो हमजा का इल्जाम किसी और के सर पे तो डालना ही होगा। ये बात सुनकर हमजा उससे कहता है कि इसके लिए वो लोग उजैर को पकड़ सकते हैं और उजैर के सर पे इल्जाम डाल सकते हैं कि वही इंडिया का एजेंट है। जिसके बाद दोस्तों हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे सही सलामत इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंचा दिया जाता है। और रही बात उजैर की, तो उसे जेल से निकालकर इंडियन स्पाई घोषित कर दिया जाता है और हमजा के सारे इल्जाम उस पर मर दिए जाते हैं। अब इधर हमजा जैसे इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंचता है वैसे उसे इंडिया की तरफ से लेने के लिए गाड़ी आती है। लेकिन दोस्तों हमजा जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठता है वैसे वो नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई और इंसान बैठा है, और असल में दोस्तों वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। एंड फिर यहाँ पर ये बात भी रिवील होती है कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जमील जमाली पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक इंडियन है जो कि 45 सालों से इंडिया के लिए पाकिस्तान में स्पाई बनकर घूम रहा है। यहाँ तक कि हमजा पकड़ा गया है ये खबर भी जमील जमाली ने अजय सन्याल को दी थी। इसके बाद ही जमील जमाली हमजा को इंडिया के अंदर सेफली पहुंचा कर आता है और वहाँ पर
पर उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठाता है, जिस प्लेन में बैठकर वो सीधा अजय सन्याल के पास पहुंचता है। और फिर इसके बाद जब हमजा अजय सन्याल से मिलता है तब वो हमजा को ये बताते हैं कि उसने मिशन धुरंधर को पूरा कर लिया है और अब इस मिशन को पूरा करने के बाद बारी है अगले मिशन को पूरा करने की और उसे उसके अगले मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह दी जाएगी, इसीलिए कल सुबह तक के लिए वो आराम कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगली सुबह अजय सन्याल और ऑफिसर बंसल ये नोटिस करते हैं कि हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रंगी अपनी जगह से गायब हो चुका है, वो भी बिना बताए, और वो कहाँ गया है इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर अगले पल हम जसकीरत सिंह यानी कि जस्सी को देखते हैं जो कि अपना भेष बदल के सीधे ट्रेन में बैठता है और पठानकोट में अपने गाँव जाता है और अपने गाँव आकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है एंड वहाँ खड़ा होकर वो अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ पर उसकी फैमिली में उसकी मदर, उसकी सिस्टर एंड उसकी सिस्टर के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जस्सी अपने कदम रोक लेता है एंड वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाता, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अपनी इस लाइफ को वो बहुत पीछे छोड़ के आ चुका है और अब उसकी पूरी लाइफ देश के नाम पर है एंड इसीलिए यही बात सोचकर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन दोस्तों इसी सीन के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो धुरंधर द रिवेंज मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर।